आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 2 देख रहे थे। क्या था? स्थिर वैद्युतिकी विभव तथा धारिता। उसमें हम लोग 25 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे थे। तो ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। अब जो आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा या उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। जो इसमें 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका 51 से 75 तक होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 51। पृथ्वी का विभव माना जाता है। तो जो पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बहुत बड़ा होता है, इसी कारण से आमतौर पे हम लोग मानते हैं कि जो पृथ्वी का जो जो विभव होता है वो शून्य होता है। इसको अच्छा चालक भी माना जाता है पृथ्वी को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर समान क्या होता है? तो संधारित्रों का हम लोग क्या कर रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन कर रहे हैं। देखिए, समांतर क्रम मतलब आमने सामने संधारित्र को जोड़ रहे हैं, ठीक है। आमने सामने जोड़ रहे थे, इसमें क्या सेम रहता है, ठीक है। तो इसके भी जो विभव है वो सेम रहता है। इसके भी जो विभव है, मतलब तीनों के भी जो विभव है वो सेम रहता है, ठीक है। इस बात को याद कर लीजिएगा, रखिएगा। यहाँ पे समांतर क्रम में जो विभव है वो समान रहता है। क्या रहता है? ठीक है, क्या रहता है? समान रहता है। और यही बात आता था श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है, ठीक है। ठीक है, मतलब इसका विभवांतर अलग, इसका विभवांतर अलग, इसका विभवांतर अलग, तीनों का अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ से इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और इसमें समांतर क्रम में विभव समान होता है, लेकिन अलग क्या होता है? आवेश अलग होता है। आवेश अलग होता है। इसमें क्या अलग होता है? विभव अलग होता है। इसमें आवेश समान होता है। आवेश समान होता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की समान रहती है। क्या रहती है? विभव समान रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा होती है। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा होती है। ऑप्शन है प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर। ऑप्शन बी है प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के अंतर के बराबर। ऑप्शन सी है शून्य। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम में जो संयोजन जो होती है, श्रेणी क्रम जो संयोजन होती है वो प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या समान रहता है? श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, ठीक है। विभव अलग अलग होता है। तो इसका जो आंसर होगा प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लीजिए, जब दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह रुक जाता है। जब मान लीजिए दो आवेशित चालक को जोड़ रहे हैं तो कब आवेश का प्रवाह रुक जाएगा? तो ऑप्शन ए है आवेश बराबर हो, दोनों का आवेश बराबर हो। ऑप्शन बी है दोनों की धारिता बराबर हो। ऑप्शन सी है दोनों का विभव बराबर हो। हाँ, ये आंसर ऑप्शन सी, विभव बराबर हो तब क्या है? आवेश का प्रवाह रुक जाता है।
देखिए आवेश का प्रवाह उधर होता है जब विभव में अंतर हो, ठीक है, विभव समान नहीं हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है? ठीक है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, किलोवाट भी ऊर्जा का मात्रक होता है। लेकिन वाट जो होता है, वाट, ये आपका शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, द्विध्रुव की अधिकतम स्थिति ऊर्जा कब होगी? मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो अधिकतम स्थिति ऊर्जा कब होगी? तो अधिकतम स्थिति ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? क्या होता है? U इक्वल टू माइनस क्या? माइनस पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस कितना डिग्री पे अधिकतम होगा? कॉस कितना डिग्री? कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? देखिए कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपको हम बता देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे, कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू आएगा, 180 डिग्री का जो वैल्यू आएगा -1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ई इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, यू इक्वल टू जो वैल्यू आएगा माइनस पी कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1। तो यू इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी ई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यही आप 0 डिग्री पे चेक करते हैं तो क्या आता है? यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यू इक्वल टू माइनस पी ई हो जाता, ठीक है। आप 90 डिग्री पे चेक करते तो यू इक्वल टू क्या होता? माइनस पी कॉस 90, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कॉस 90 का वैल्यू सॉरी 0 होता है। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होती है। टोटल क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता। तो ये तो माइनस में है, ये 0 है। अधिकतम किस पे होगा? 180 डिग्री पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संधारित्र की धारिता C है और उसे भी विभव तक आवेशित किया जाता है, तो उसमें संग्रहित ऊर्जा क्या होगी या संचित ऊर्जा क्या होगी? इसके लिए फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 CV², ठीक है। संधारित्र में जो संचित ऊर्जा की जो फॉर्मूला होती है U इक्वल टू 1/2 CV²। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक खोखले धात्विक गोले को आवेशित किया जाता है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V के बारे में क्या सही है? तो विद्युत, देखिए कोई गोला है, गोला को आप क्या किए? आवेशित किए, ठीक है। जब आवेशित करते हैं कि किसी चालक को, तो आवेश कहाँ उसके सतह पे चला जाता है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर, मतलब खोखले गोले चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो कितना होती है? 0 होती है। लेकिन जो विद्युत विभव जो होती है ना, वो स्थिर होता है, सब पे इक्वल होता है, बराबर होता है, समान होता है। तो जो V होता है वो 0 नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए कौन हो जाएगा? E इक्वल टू 0, V इक्वल टू 20 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी
दोगुनी और प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो नई धारिता क्या होगी। देखिए ये है आपका संधारित्र। अब क्या किया गया है, तो पहले जो क्षेत्रफल था उस क्षेत्रफल को क्या कर दिया गया, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी और प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। क्षेत्रफल को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, और जो दूरी थी वो क्या कर दिया गया, दोगुनी कर दिया गया। ठीक है, तो अब बताना है कि तो नई धारिता क्या होगी। तो सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में टी। संधारित्र की धारिता का एक फॉर्मूला होता है। टी क्या है, ये प्लेटों के बीच की दूरी, ए क्या है, क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट जिसका वैल्यू होता है। ठीक है, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए को क्या कर दिया गया, नया हम देख रहे हैं नया धारिता क्या होगा, तो ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए बाई 2 अपॉन में डी का वैल्यू दूरी मतलब दुगुना कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 को 2 नीचे ले आते हैं तो ए अपॉन में 2 इंटू 2d। तो सी डैश जो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में 2 टू जब 4d आ जाएगा, और इसके जगह पे आप पुरनका वाला वैल्यू डाल सकते हैं, तो जो आएगा नया संधारित्र की धारिता सी इक्वल टू 1 अपॉन में 4 1 अपॉन में 4 सी डैश मतलब सी, इसके जगह पे पुरनका। तो जो नया धारिता आया वो पुराने का 1/4 आया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, जो आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, तुल्य धारिता क्या होगी, जो आपका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी तुल्य धारिता को आप बताना है। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि श्रेणी क्रम में सॉल्व करें या समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इस दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो एक आपका बनेगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़िएगा तो श्रेणी क्रम में जोड़िएगा। श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम का, तो 1 अपॉन में सी तुल्य बराबर, ठीक है, क्या जाएगा 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में 2 C2। तो 1 अपॉन में 2 करेंगे प्लस 1 अपॉन में 2, तो इसको जो जोड़ के आएगा एलसीएम हम लोग ले लेंगे। क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सीतुल जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 फैराड आ जाएगा। कहने का मतलब इसको आप जो जोड़े हैं ये दोनों को, इस दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 1 फैराड। ठीक है, और यहाँ पे 3 फैराड है ये। ठीक है, तो ये दोनों का आपको क्या है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, C2 बराबर C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 फैराड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 4 फैराड। अगला क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर, धातुओं का प्रावैधुतांक है। धातुओं का जो प्रावैधुतांक होता है वो आपका हो जाता है अनंत। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें हम क्या रखे हैं, किसी द्विध्रुव को रखे हैं -q प्लस q। इसमें बल आघूर्ण क्या लगता है, क्या लगता है, तो p वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। ठीक है, या p cos थीटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र के प्लेटों के बीच किसी प्रावैधुतांक पट्टी को रखने पर प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। देखिए ये संधारित्र है, इसके बीच हम लोग क्या है, प्रावैधुतांक पट्टी को रख देते हैं तो इसके बीच विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर घट जाता है। ठीक है, यदि बात आती धारिता की, धारिता बढ़ जाती। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है आपका, वो होता है आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक और भी मात्रक होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई मीन्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कितनी होता है, इसका मात्रक एन सी इनवर्स, ए मीन्स क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो एन सी इनवर्स मीटर स्क्वायर। ई भी किसका मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स का ही होता है। वोल्ट मीटर भी किसका होता है, विद्युत फ्लक्स का ही होता है। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए है आवेश के, ऑप्शन बी है ऊर्जा के, ऑप्शन सी है संवेग के, ऑप्शन डी है द्रव्यमान के। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो संरक्षण पे है, जिस नियम के संरक्षण पे है, वो है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, यदि किसी माध्यम का आपेक्षिक परावर्तनांक ई आर है तो उसकी पूर्ण विद्युतशीलता होगी। ठीक है, तो ई आर बराबर ही होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन 67 है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होगी या कब होती है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, ध्यान में आना चाहिए। यू इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहीं से आपका बनेगा। तो यहीं से क्या है, यहाँ से आपको बताना है, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे किस में न्यूनतम होगा, 0 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, या 180 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो वैल्यू रख के देखिए, u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री रख के देखते हैं। तो कॉस 180 डिग्री का होता है -1 वैल्यू। ठीक है, इसमें एक कॉस 180 डिग्री रख के देख लीजिए, 180 डिग्री तो -1 होता है, तो -1 का जगह प्लस, यू इक्वल टू प्लस पी या होगा। ठीक है, अब क्या आप 90 डिग्री वैल्यू रख के देखिए, तो यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 ध्यान में आ रहा है कुछ, कितना होता है कॉस 90 का वैल्यू, अभी बताएं, बोलिए, आया ध्यान में कुछ। कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो आपका हो जाता है 0। ठीक है, तो इंटू 0 डालेंगे तो यू का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 0 आया। मान लीजिए जब 90 डाल के देखें, यू इक्वल टू माइनस पी कॉस कितना डिग्री कितना डिग्री, कॉस 0 डिग्री डालना है आप, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस पी, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी। तो यहाँ से आप ध्यान लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान लगा सकते हैं कि किसका ज़्यादा है या किसका कम है। ठीक है, तो आंसर तो हो जाएगा, सबसे कम 0 डिग्री पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ऑप्शन ये हो जाएगा। यदि पूछता अधिकतम, तो अधिकतम किस पे आता है, 180 डिग्री पे। ध्यान में रखना है इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है। तो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में r²। निरक्षीय में पूछता तो 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
देखिए आप बताइए तो, विद्युत अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, याद है कुछ? अक्षीय स्थिति में E इक्वल टू क्या होता था, बताइए, क्या कुछ ध्यान में? E इक्वल टू के 2p वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। निरक्षीय में क्या होता था? E इक्वल टू के पी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा घनत्व के बीच का क्या संबंध है? तो विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा घनत्व के बीच का जो संबंध होता है, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यदि संचित ऊर्जा की बात करता है तो 1/2 CV स्क्वायर हो जाता है। तो फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों प्रूव करने के लिए भी आता है एग्जाम में 5 मार्क्स में फिजिक्स में। ठीक है, ऊर्जा घनत्व, ठीक है, और संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, ऐसा करें क्वेश्चन। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो संबंध जो होता है E इक्वल टू माइनस DV अपॉन में DR। देखिए कौन सा है, वो आंसर हो जाएगा माइनस DV अपॉन में DR, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संधारित्रों के संयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संधारित्रों के संयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? धारा बढ़ाना, प्रतिरोध बढ़ाना, अधिक धारिता प्राप्त करना, विभव घटाना। तो संधारित्रों के संयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो अधिक धारिता प्राप्त करना, यही इसका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डिपेंड करता कि हम लोग संधारित्र का संयोजन कैसा कर रहे हैं, श्रेणी क्रम कर रहे हैं या समांतर क्रम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन आप लोग श्रेणी क्रम में करते हैं तो धारिता घटती है, समांतर क्रम में संयोजन करते तो धारिता हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, इस बात को याद करके रखना है। श्रेणी क्रम में हम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि धारिता घटाना होता है हमको, और समांतर क्रम में इसका आंसर जोड़ते हैं क्योंकि हमको धारिता बढ़ाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, क्या है? समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहती है? क्या है? अभी अभी देखें, विद्युत विभव या विभवांतर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विभवांतर समान रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। देखिए संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका प्लस 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 रहता है, इधर माइनस 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 होता है। तो दोनों का योग जो होगा, ठीक है, दोनों आवेशों का योग होगा प्लस माइनस इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो वांडी ग्राफ जो जनित होता है वो उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस प्रकार का। ठीक है, वांडी ग्राफ जनित होता था, ये क्या करता था? उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करता था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो फैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? देखिए 64 छोटे छोटे बूंद है ऐसा करके, जिसकी हर एक की धारिता कितनी है? 5 माइक्रो फैराड है, मिल के एक बड़ा सा बूंद बन गया। तो इसकी धारिता आप लोग बताना है क्या होगा। तो जो नया धारिता होती है, ठीक है, जो नया धारिता होगी, क्या होगी? जो नया धारिता आती है उसका हम लोग क्या करना होता है? तो क्यूब रूट करना होता है। क्या करना होता है? क्यूब रूट। ठीक है, किसका? वही बूंद का, जब बूंद है, और उसमें उस
की जो छोटी सी धारिता है उससे गुना करा देना होता है। जैसे देखिए √64 है इंटू क्या लिखेंगे 5। अभी 64 का क्या करेंगे हम लोग, क्यूब रूट करेंगे, मतलब 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 इंटू 5, कितना है 4 चुका 16 चुका 64। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 4 बाहर निकलेगा और इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 5 चुका 20 माइक्रो फैराड। तो सिंपल से हमको क्या करना है, 64 का हमको क्यूब रूट में से क्यूब रूट करना है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 4 आएगा और उसमें जो छुटकी है धारिता है उससे गुना करा देना है। 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 माइक्रो फैराड। इसके लिए आंसर ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन कि बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में बिहार बोर्ड के। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। तो हम लोग इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।